के पास अभी फिलहाल जिस स्थिति में भारत है और पिछले कुछ समय से जैसा आरोप ट्रंप का को लेकर के लगाया जाता है मोदी जी और ट्रंप के बीच में कि ट्रंप का शिकंजा मोदी के ऊपर पूरी तरीके से कसा हुआ है, ऐसे हालात में भारत के लिए और ज्यादा मुश्किल है कि वो क्या करें, किधर खड़े हों, किधर नहीं खड़े हों, क्या स्टेटमेंट दें, हर चीज के लिए शायद भारत को सोचना पड़ रहा है। अगर अहमदाबाद जैसी भयावह घटना शायद उस समय नहीं हुई होती तो इसको लेकर के और ज्यादा सवाल उठ रहे होते और कहीं ना कहीं उंगली भारत सरकार की तरफ भी उठती कि भारत सरकार अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या कुछ करे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार का जो रवैया था वो उनका स्टैंड उतना क्लियर नहीं दिखा। चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप यादव हैं, सुनील शुक्ला सर हैं, हमारे साथ अजीत झा सर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत सर। डॉक्टर संदीप, हम आज की तारीख में जो ये मिडिल ईस्ट के हालात बने हैं वो वास्तव में क्या दुनिया में एक और युद्ध का बिगुल बज चुका है और इस बार सीधे तौर पर अमेरिका भी उसमें एक पार्टी है देखा जाए तो? बिल्कुल। देखिए, बहुत मुश्किल स्थिति है। जो 1 अक्टूबर 2024 को एग्रेशन दिखाया था ईरान ने, उसी की रिप्लाई एक तरह से। हालांकि ये इजराइल कह रहा है कि नातांज में वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा था, हम उसको मतलब डिस्करेज करना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे उसको, और उन्होंने वहां पे हमला किया है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भी, जिससे वो आराम से इजराइल पर हमला कर सकता था, उसकी जगहों पर भी निशाना साधा। तो बेसिकली ये एक तरह से ईरान इस हमले जो इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कभी शामिल नहीं रहा। उसको कहा जाता है कि वो प्रॉक्सी वार में शामिल है। जैसे प्रॉक्सी का मतलब अप्रत्यक्ष युद्ध एक तरह का, जिसमें हूती एक संगठन है आतंकवादी जो यमन का है, और हमास जो है वो गाजा पट्टी का, गाजा स्ट्रिप का है, और तीसरा जो है वो हिजबुल्लाह है जो लेबनान से है। तो बेसिकली ईरान कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था, लेकिन हमेशा इजराइल उसको मान के चलता था कि वो उसके खिलाफ है। और जो हमले हुए थे 1 अक्टूबर 2024 को शुरू, और उसकी रिप्लाई की तरह एक तरह से इजराइल अभी तक चुप था, और उसने अब ये डायरेक्ट जो एक शुरुआत की है, इससे बहुत अनरेस्ट फैलेगा। सही बात है ये। आपका जो सवाल है उसका सीधा जवाब यही है कि पूरी दुनिया माने दिक्कत में आएगी। अमेरिका तो खुद एक प्रॉब्लम में है। अमेरिका में जिस तरह से अनरेस्ट राइज हो रहा है, जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, और जिस तरह से कंफ्यूजन दिखा कि ट्रंप के टीम के नाम पे कोई नहीं है उनके साथ, उनकी विजन की भी कोई उस तरह की क्लैरिटी नहीं है, तो अमेरिका इसमें अगर कूदता है तो बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इजराइल भारी रहेगा और इजराइल के साथ है अमेरिका, ये तो साफ है, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो बहुत मुश्किल होगी। और मुझे लगता है कि बहुत संकट का सामना होगा, क्योंकि ईरान के आयतुल्ला खामेनेई ने कहा है कि हम कठोर सजा देंगे। उन्होंने और ईरान कोई फलस्तीन नहीं है, ईरान कोई मतलब वेस्ट बैंक नहीं है कि वो चुप रहेगा और इनको रिप्लाई नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है वो सीधा मसला यही है कि बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर इसमें दुनिया के कुछ देश और इन्वॉल्व होते हैं तो और भी ये बढ़ेगा। आगे ही दुनिया बड़ी मुश्किल में है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध है, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उससे बहुत तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल बढ़ने वाली है। आपने जैसा जिक्र किया अपने परिचय में कि तेल के दाम बढ़ेंगे, तमाम तरह की चीजें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान को दुनिया से फंडिंग मिल रही है। अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खुल करके खड़ा दिख रहा है, वो भारत से ज्यादा अमेरिका के लिए जो है आतंकी पाकिस्तान जैसा देश जरूरी हो गया है। और इस तरीके का खुला स्टेटमेंट आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा हवाई हैं, वो तो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं भाई कि पाकिस्तान उनके लिए कितना जरूरी है। इतना ही नहीं, जो देश दुनिया में आतंकवाद का चेहरा है उसको वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम साथी बताने में लग गए हैं। इस स्तर पे वो उतारू हैं, और ये हमारा लेवल है, हमारी डिप्लोमेसी का लेवल है। डॉक्टर संदीप, ईरान का जैसा भी जिक्र किया अनिल सर ने, ईरान तो साथ खड़ा था, लेकिन हम कहां खड़े हैं? क्या हम आज स्थिति में हैं कि डिप्लोमेसी लेवल पर इस तरीके का स्टैंड ले पाए कि हम ईरान का साथ दे पाए, या हम इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में कहीं कुछ अहम भूमिका निभा पाए? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है राम प्रकाश जी, क्योंकि हमें तय करना होगा कि हम कहाँ रहें जिससे हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, और विश्व शांति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर पाए। भारत का कैरेक्टर, भारत भले ही विकास के मामले में पीछे हो, लेकिन उसका कैरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड जेम्स ट्रंप जैसे लोग नहीं तय करते हैं, जिनका खुद का कैरेक्टर बहुत ही
सवालों के घेरे में हो। तो मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ लोग बहुत ही उदार और मानवता में विश्वास करने वाले अब तक उसका नेतृत्व रहा है, और हमेशा वो सच के साथ करीब करीब जो मैंने जहाँ दुनिया में अन्याय हो रहा था उसके लिए खड़ा था। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत ही सोच के संभल के, क्योंकि सही बात है कि आप विश्व गुरु होने की झूठे बातें कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन मुंबई लोकल में लोग केवल बस भीड़ की वजह से गिर के मर जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं हमारे, और हमारे यहाँ टू व्हीलर्स की 17% बिक्री घट गई है, 9% फोर व्हीलर्स की बिक्री घट गई है, 7% लोगों ने कम मोबाइल खरीदना, मैंने कम मोबाइल खरीद रहे हैं। तो ये सब विश्व गुरु होने के संकेत तो एकदम नहीं है। तो हमको लगता है कि मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड जो है बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, जो कि एकदम नहीं दिखता है। अभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो कह रहे थे कि चिपक जाने से क्या होता है। सही बात है कि विदेश नीति चिपकना नहीं होती है, गले मिलना नहीं होती है। जब एग्रेशन आपने 3 दिन का दिखाया तो आपके साथ कितने देश खड़े थे, ये वो सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी सारे देशों ने बड़ी बैलेंस प्रतिक्रिया दी है जो अभी अटैक किया है इसराइल ने ईरान पर। एक्चुअली 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी कि अमेरिकन जो एम्बेसी है वहां वो अपने लोगों को खाली करवा रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक फिल्म है 1979 की है, आर्गो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, 2-3 बार मैंने देखी है। ईरान में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला हो जाता है और 66 लोगों को वो गिरफ्तार कर लेते हैं, 6 लोग भागने में सफल रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। तो अमेरिकन एम्बेसी के लोगों ने अपने लोगों को पहले, अमेरिका ने अपने लोगं को पहले निकाल लिया, फिर ये हमला हुआ है। 12 तारीख को ही वो चले गए थे, जो एक्सेस उनका स्टाफ था। तो ये बता रहा था कि कुछ होने वाला और हुआ भी कल। तो मुझे लगता है कि ये जो बढ़ रहा, अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि कुछ भी हो, जो परमाणु संयंत्र बनाने की जो इजाजत नहीं थी ईरान को, वो बना रहा था, और इस मामले में मैं इसराइल के साथ हूँ। मैंने अमेरिका इसराइल के साथ है, उसने अपना स्टैंड बताया है। जो यूरोप के मजबूत देश हैं वो उन्होंने एक संयमित टिप्पणी की है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसराइल के साथ खड़े हैं। बाकी जो दुनिया के देश है, दुनिया 2 भागों में दिखती है। अगर सीधे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सीधे कोई युद्ध नहीं होता है, जैसा कि हमारे कई साथी कह रहे थे, तो कुछ ना कुछ शीत युद्ध जैसा तो एकदम होगा, क्योंकि रूस, चाइना, इस तरह की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ी रहेंगी। और फिर ऐसे में बहुत मुश्किल है कि मतलब कुछ बड़ा कर पाएगा अमेरिका और इसराइल। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है और भारत का क्या स्टैंड होता है। ये तो भारत के जो विदेश नीति को तय करने वाले लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन इस पर हमारी नजर रहेगी और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल मामला है। क्योंकि ईरान से भी हमको ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए, खास करके मिडिल ईस्ट में, और खास करके जब पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, इस तरह की चीजें आती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो जाता है। इसराइल से भी हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन हमको बहुत ही सावधानी से इसमें अपना स्टैंड तय करना होगा और आगे बढ़ना होगा, और निश्चित ही एक मुश्किल और संकट का मामला है।